नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अगर आपने इसे एक बार सही से समझ लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो एक छोटी सी बात सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस समय सब समझ में आ गया लेकिन एग्जाम में आते ही सब दिमाग से गायब हो गया? अगर हाँ, तो ये लेक्चर आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाने वाली बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल और स्मार्ट ट्रिक के साथ इसे आसान बना दूंगी कि पढ़ने में मजा आने लगेगा। और शुरू करने से पहले आप ऐसे ही इजी और यूजफुल लेक्चर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी लेक्चर टाइम पर मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आ, और एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाली हूँ जो सीधा आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप चाइल्ड पेडागोजी एंड साइकोलॉजी के सबसे एमबीपी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बात करें तो विकास के पक्ष। और साथ में करेंगे एक धांसू क्विक रिवीजन। अब आप सोचेंगे कि यार ये विकास के पक्ष क्या वाला है। तो बचपन में वो मम्मी पापा के ताने सुने हैं कि शर्मा जी के लड़के को देख, हाइट खींच के तार का खंबा हो गया है और तू अभी भी बॉर्नवीटा ही पी रहा है। ये फिर वो वाला, या फिर वो वाला फेवरेट डायलॉग, शरीर तो सांड जितना बड़ा हो गया पर अकल अभी घुटनों में है। बस मम्मी पापा अनजाने में ही हमें क्या करते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट ही समझा रहे होते हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट कोई एक सीधी लाइन नहीं है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो चलो इसे एक मूवी के एग्जांपल से समझते हैं। ऋतिक रोशन की कोई मिल गया मूवी याद होगी, उसमें रोहित को देखो, फिजिकली तो वो बड़ा हो गया था, है ना, डोले शोले बन गए थे। ये हो गया उसका फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन मेंटली रूप से वो अभी 7th क्लास का मैथ सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जादू से ओम ओम कर रहा था। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उसका था वो पीछे रह गया था। और सोशली अपने उम्र के लोगों के साथ घूमने के बजाय छोटे बच्चों के साथ साइकिल चला रहा था। देखा, एक ही इंसान लेकिन उसके विकास के अलग अलग पक्ष अलग अलग स्पीड से चल रहे थे। तो आज के सेशन में हम यही डिकोड करेंगे कि एक बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल विकास कैसे होता है। एकदम मक्खन की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त टॉपिक। तो आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अपनी पहली स्लाइड पर। ठीक है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं डेवलपमेंट के इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस चीज की। स्लाइड पर देखिए, सबसे ऊपर एक भारी भरकम डेफिनेशन लिखा हुआ है। उससे पहले ये जो हेडिंग है वो देख लेते हैं, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के मुख्य पक्ष। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। ये बहुत इसे सिंपल भाषा में समझिए। पहले इसको पढ़ लेते हैं। विकास के पक्ष उन विभिन्न क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं जिनमें व्यक्ति समय के साथ बढ़ता और विकसित होता है, यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट रिफर टू द डिफरेंट एरियाज इन विच इंडिविजुअल्स ग्रो एंड डेवलप ओवर टाइम। इसको सिंपल भाषा में समझो, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैंट का साइज और हाइट बढ़ना नहीं होता है। ये एक ऑल इन वन कॉम्बो पैक होता है। इंसान समय के साथ किन किन चीजों में ग्रो कर रहा है, वही है हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। और हमारी इस डेवलपमेंट वाली पिक्चर में चार मेन हीरो जो है स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, ये गोल गोल से। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है फिजिकल यानी शारीरिक, दूसरा है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, तीसरा है सोशल यानी कि सामाजिक, और चौथा है इमोशनल यानी कि सांवेगिक। ठीक है। तो चलिए इनको एक एक करके डिकोड करेंगे आगे। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा हमारा मास्टर चाबी है। ठीक है। अब वो मास्टर चाबी क्या है? PCS। ठीक है। मास्टर चाबी क्या है? PCS डैश E। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल और E फॉर इमोशनल।
तो ये जो शॉर्टकट है एकदम अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम में आप ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एक एक करके इन चारों का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले पी से फिजिकल, यानी शारीरिक विकास। ये है आपकी बॉडी का विकास, आपकी हाइट, वेट, हड्डियां, मसल्स। जब आप अपनी बचपन की फेवरेट शर्ट पहनने की कोशिश करते हो, वो आपके पेट में ही फंस जाती है, तो समझ लीजिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट एकदम सही ट्रैक पर है। सी से कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ये है आपके भेजे यानी दिमाग का विकास, सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब बचपन में आप 2 + 2 = 4 करते थे, और अब आप पेडागोजी और साइकोलॉजी के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। मतलब चाचा चौधरी वाला दिमाग जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और एस से सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। समाज में उठना बैठना, दोस्त बनाना। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, जो किसी भी ग्रुप में जाकर 2 मिनट में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। शादी में जाकर अनजान फूफा जी से भी गप्पे लड़ा लेते हैं। उनका सोशल डेवलपमेंट जो है एकदम प्रो लेवल का होता है। और ई फॉर इमोशनल, यानी कि सांवेगिक। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को समझना, उन पर कंट्रोल करना। अब फिल्म कबीर सिंह को ही ले लीजिए। बंदा डॉक्टर बन गया, सर्जरी कर लेता है। मतलब उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो तगड़ा था, लेकिन अपनी फीलिंग्स और गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था। जरा सी बात पर किसी को भी कूट देता था, है ना। मतलब कबीर सिंह का इमोशनल डेवलपमेंट क्या था, एकदम जीरो था। अब सबसे इम्पोर्टेंट, स्लाइड के नीचे जो रेड स्टार से लिखा हुआ है, नोट करके, इसको आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पक्ष में विकास दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ये जो विकास होते हैं ये आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। और आर डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड। इसका मतलब क्या है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, इंटर रिलेटेड हैं। अ, तो चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको तेज बुखार है और पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। ये आपकी फिजिकल प्रॉब्लम होगी। क्या उस टाइम आपका मन पढ़ाई में लगेगा? आप मैथ सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठप। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव ठप, ठीक है। क्या आपको अंदर से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आएगा? 100% आएगा। तो ये आपकी इमोशनल प्रॉब्लम होगी। और ऐसे में अगर आपको कोई दोस्त पूछ ले, भाई मोमोज खाने चले, तो आप उसे डांट कर भगा दोगे कि निकल यहाँ से, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मतलब सोशल प्रॉब्लम। देखा आपने, गड़बड़ सिर्फ शरीर में हुई थी, मतलब फिजिकल हुई थी। उसने आपके दिमाग, इमोशंस और दोस्ती सबको हिला कर रख दिया। इसीलिए कहते हैं ये सब जो है आपस में परस्पर संबंधित हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एकदम दिमाग में छप गया ना। तो चलो अब फटाफट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे PCSE के फॉर्मूले के पहले लेटर यानी पी को पकड़ते हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। यहाँ पर हम देखने वाले हैं शारीरिक विकास। तो लेफ्ट साइड में देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ग्रोथ एंड चेंज इन अ पर्सन्स बॉडी ओवर टाइम। शरीर में होने वाली वृद्धि और परिवर्तन। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बोलूं तो आपके शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन भाई। जब आप पैदा हुए थे तो मुश्किल से 3-4 किलो के थे, है ना। आज 60-70 किलो के हो गए हो। ये कोई जादू टोना नहीं है, थोड़े सॉरी, यही तो फिजिकल डेवलपमेंट है। इसमें क्या क्या आता है? आपके मसल्स आते हैं, बोन्स आते हैं, यानी मांसपेशियों और हड्डियों का विकास, ठीक है। इसमें इंक्लूड है आपकी हाइट और वेट का बढ़ना आता है, ठीक है। मतलब इसमें इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, लंबाई और वजन में भी वृद्धि होती है। और खासकर पिवर्टी में, मतलब पिवर्टी में क्या होता है, एजिंग, मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें जो है इसमें पिवर्टी भी आती है, एज भी बढ़ती है। याद है वो टीन एज वाला टाइम, जब लड़कों की आवाज अचानक से फटे हुए स्पीकर जैसा हो जाता था, चेहरे पर दाढ़ी मूछ के नाम पर 4-5 बाल आ जाते थे। वो सब फिजिकल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। और साथ ही एजिंग जो है, एजिंग जो है बुढ़ापा,
धीरे धीरे जब 30 के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों से कट कट की आवाज आने लगती है, वो भी इसी में काउंट होता है। और हाँ, मोटर स्किल्स यानी आपकी बॉडी और मसल्स को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे पेन पकड़ना, दौड़ना, आपको मैंने इससे पहले बताया था फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, वही, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं पर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न एंड सीक्वेंस, निश्चित पैटर्न और क्रम। इसका मतलब है कि जो विकास है एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। जरा स्लाइड के नीचे वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। पहले बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, फिर खड़े होके चल रहा है, फिर बैग लेके स्कूल जा रहा है, फिर बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। क्या कभी ऐसा देखा है कि बच्चा पैदा हुआ सीधा हॉस्पिटल से के बेड से उठकर भागते हुए बोला मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ? नहीं ना। पहले बच्चा पेट के बल मतलब क्रॉलिंग करता है, फिर लड़खड़ा कर चलता है, फिर तब जाकर बैग टांग कर स्कूल भागता है। दुनिया का कोई भी बच्चा, चाहे वो इंडिया का हो या अमेरिका का, पैटर्न यही सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, ग्रोथ रेट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब दर जो है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका पैटर्न भले ही सेम हो लेकिन स्पीड जो है सबकी अपनी अपनी होती है बॉस। स्कूल के दिन याद करो, 8th या 9th क्लास में कोई एक ऐसा लड़का या लड़की जरूर होती थी जिसकी हाइट अचानक से खंबे जितनी लंबी हो जाती थी और बाकी सारे दोस्त उसके सामने छोटे छोटे बौने लगते थे। सब पूछते थे भाई तू कौन सी चक्की का आटा खा रहा है। मतलब विकास होगा सबका, लेकिन किसी का जल्दी, किसी का थोड़ा लेट। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित। आपका शरीर कैसा होगा, ये दो चीजें मिलकर तय करती हैं। पहला हेरिडिटी, जो मम्मी पापा के जीन्स में है। अब अमिताभ बच्चन का बेटा तो जाहिर सी बात है लंबा ही होगा, है ना। और दूसरा जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, मतलब आपका खान पान, न्यूट्रिशन। अगर जीन्स एकदम विराट कोहली वाले हैं लेकिन दिन भर सिर्फ मोमोज और चाउमीन ठूस रहे हो, तो काउच पर पड़े हो, तो भैया ग्रोथ वैसे ही नहीं होगी, है ना, जैसी होनी चाहिए। दोनों का सही तड़का बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट हो गया तो वीडियो को लाइक मारो और चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बच्चा लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसकी दाढ़ी आ रही है, इससे हम टीचर्स का क्या काम? और बेटा तो मम्मी पिला रही है ना। तो गुरु ऐसा नहीं है। स्लाइड के पीले वाले बॉक्स पर नजर डालिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ टीचर, यानी कि इसमें जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक टीचर होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहला काम जो है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स, खेलों के अवसर देना, ठीक है। मतलब बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। पीटी वाले सर का वेट मत करो, अपनी क्लास में भी बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी कराओ, उन्हें ग्राउंड में खेलने का मौका दो। दूसरा जो है, इनकरेज हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदतें लगाना, ठीक है। क्लासरूम में जब बच्चा मतलब जब लंच ब्रेक होता है तो जरा नजर रखो कि कौन रोज रोज लंच बॉक्स में मैगी और चिप्स ठूस रहा है। उन्हें समझाना पड़ेगा कि भैया अगर रोज जंक फूड खाओगे तो पेट बाहर आ जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और तीसरा जो है, आइडेंटिफाई फिजिकल प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेज, प्रारंभिक पहचान। मान लो पीछे बेंच पर बैठा एक बच्चा बार बार ब्लैक बोर्ड देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ रहा हो या कॉपी में एकदम झुक कर लिख रहा हो, तो एक अच्छे टीचर की तरह उसे ये नहीं बोलना है कि क्या हुआ, दिखाई नहीं देता क्या, बल्कि आपको समझ जाना है कि शायद उस बच्चे की आंखों में प्रॉब्लम है और उसे चश्मे की जरूरत हो सकती है। इसे ही कहते हैं अर्ली स्टेजेस आइडेंटिफिकेशन। अब इस छोटे से तीर के निशान को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास। अब ये मोटर क्या है? या पानी चढ़ाने वाली मोटर नहीं है। यहाँ मोटर का मतलब क्या है? यहाँ मोटर का मतलब है आपकी मसल्स और उनका कोऑर्डिनेशन, यानी मांसपेशियों के विकास और समन्वय से संबंधित। फोकस ऑन मसल्स डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन।
अब इसको समझ लेते हैं। तो मतलब आपका दिमाग आपकी बॉडी की मसल्स को जो ऑर्डर दे रहा है वो वैसा ही काम कर रही है या नहीं। तो इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा पार्ट जो है फाइन मोटर स्किल्स, मतलब स्थूल गत्यात्मक कौशल, और दूसरा पार्ट क्या है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो इनको याद रखने का एक मस्त तरीका बताती हूँ आपको। जब सनी देओल गुस्से में अपने 2.5 किलो का हाथ उठाकर किसी विलेन को मुक्का मारते हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, क्योंकि इसमें उनकी बाहें और कंधों की बड़ी मसल्स का यूज होता है। लेकिन जब कोई लड़की शीशे के सामने खड़े होकर आंखों में एकदम शार्प विंग आईलाइनर लगाती है, जहां जरा सा हाथ हिला पूरा मेकअप बर्बाद, तो वो क्या है, वो फाइन मोटर स्किल्स है, क्योंकि वहां उंगलियों की एकदम छोटी और बारीक मसल्स का यूज होता है। अब ये बड़ी मसल्स और छोटी मसल्स क्लासरूम में कैसे काम आती हैं, इनका फुल पोस्टमार्टम करेंगे हम अगली स्लाइड में। तो बने रहिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड जो है आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। तो चलिए अब हम आगे हैं अपनी मोटर स्किल्स के असली अखाड़े में। पिछली स्लाइड में मैंने मुक्के और आईलाइनर का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना। अब जरा उसे जरा किताबी भाषा में समझ लेते हैं। तो स्थूल का मत यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों हैं, दोनों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल। अब यह स्थूल का मतलब अगर हम समझे, तो स्थूल का मतलब बड़ा या भारी होता है, ठीक है। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा या भारी, ठीक है। तो बड़ा या भारी, बड़ा या भारी का मतलब क्या होता है, जो बड़ी मसल होती है। इस चीज को ध्यान रखना, स्थूल का मतलब बड़ा या भारी। तो इसमें आपकी बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स, शरीर की सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, उनका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जंपिंग, रनिंग, कैचिंग, थ्रोइंग अ बॉल, यानी कूदना, दौड़ना, गेंद पकड़ना आदि। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पैरों की, कंधों की या पीठ की मसल्स। एग्जाम्पल के लिए अब मैंने आपको बता दिया कि जंपिंग, रनिंग, कैचिंग, थ्रोइंग अ बॉल। चलो इसे एक मूवी से समझते हैं, डीडीएलजे का वो आइकॉनिक सीन याद है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जब सिमरन ट्रेन के पीछे भाग रही होती है और शाहरुख खान भी गेट पर खड़ा होता है, होकर हाथ फैलाए उसे चीयर कर रहा होता है। तो वो जो सिमरन का प्लेटफॉर्म पर दौड़ना था ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि वहां उसके पैरों की बड़ी मसल्स काम कर रही थी। अब जरा राइट साइड पर आ जाइए, फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और या बारीक एकदम। इसमें आपकी उंगलियों, अंगूठे और कलाई की छोटी मांसपेशियां, उनका इस्तेमाल होता है, मतलब शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब उसी डीडीएलजे वाली सीन में वापस चलिए। भागते भागते सिमरन जैसे ही शाहरुख खान का हाथ पकड़ती है, वो जो वो उंगलियों की ग्रिप बनाना था ना, मतलब उसका हाथ पकड़ना था, वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। रियल लाइफ की बात करें तो मम्मी का सुई में धागा डालना, ठीक है। मम्मी का सुई में धागा डालना, आपका सुबह सुबह आंखों में नींद भरे हुए ब्रश करना, पेपर काटना, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम हॉल में बैठकर ओएमआर शीट के छोटे छोटे गोले भरना, ये सब क्या है, फाइन मोटर का ही तो खेल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, राइटिंग, ब्रशिंग टीथ, पेपर कटिंग, ज्वाइनिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें। अब जरा नीचे चमकते हुए बल्ब को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम टिप लिखी है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम ग्रोस टू फाइन मसल्स, मतलब पहले स्थूल कौशल आते हैं फिर सूक्ष्म कौशल आते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो क्योंकि ये एग्जाम के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, एक नंबर यहाँ से सीधा पक्का होगा। विकास हमेशा पहले स्थूल कौशल से सूक्ष्म की ओर जाता है, मतलब पहले बच्चा अपनी बड़ी मसल्स पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद ही छोटी मसल्स पर। कभी किसी 6 महीने के बच्चे को देखा है कि अगर आप उसे एक खिलौना दोगे तो वो अपने 2 उंगलियों से नहीं पकड़ेगा, वो अपनी दोनों बाहों से उसे पूरी तरह दबोच लेगा। मतलब पहले पूरे हाथ में बड़ी बॉल फेंकना सीखता है, और उसके बाद जाकर वो उंगलियों से पेंसिल पकड़कर ABCD लिखना सीखता है।
क्या मस्त कॉन्सेप्ट है ना, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये चमका है तो कॉन्सेप्ट में क्लियर लिख दीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। तो चलिए, हाथ पैर तो बहुत चला लिए और हमने डीडीएलजे में भी दौड़ लगा ली। अब जरा ऊपर वाले फ्लोर यानी अपने भेजे की बत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीई का दूसरा लेटर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी बात करने वाले हैं हम, संज्ञानात्मक विकास की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब ये संज्ञानात्मक इतना भारी भरकम शब्द सुनकर डरना मत। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपके दिमाग का वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंसान बनाता है। तो स्लाइड पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, process by which individual acquires, process, store and use knowledge। ज्ञान प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब ज्ञान को लेना, दिमाग में सेव करना और टाइम आने पर उसका इस्तेमाल करना। इसे थ्री इडियट मूवी से समझिए। एक था चतुर रामालिंगम जो सिर्फ क्या करता था, ज्ञान को स्टोर करता था, मतलब रट्टाफिकेशन करता था, अंधा रट्टा। और दूसरा था रैंचो जो ज्ञान को एक्वायर करता था और रियल लाइफ में यूज करता था। याद है ना वो वैल्यू वैक्यूम क्लीनर वाली डिलीवरी? बस ये जो रैंचो का दिमाग था ना, वही असल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक और बौद्धिक विकास। ठीक है, अब इसे नीचे वाले बॉक्स में देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई है उनको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल और कॉग्निटिव एबिलिटी लिखी हुई है यहाँ पर। तो चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं और एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे थिंकिंग की, चिंतन की। दिन भर जो ख्याली पुलाव पकाते हो ना, आज रात खाने में क्या बनेगा यार, ये यूपीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम का एग्जाम कैसे क्लियर होगा, ये सब थिंकिंग है। दूसरा जो है रीजनिंग, तर्क। ये सबसे मजेदार है, जब आप हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो। जैसे सीआईडी का एसीपी प्रद्युमन हमेशा कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। वो जो दिमाग में लॉजिक और तर्क लगाता है कि दरवाजा टूटा कैसे, वो क्या है, रीजनिंग कहलाती है। ठीक है, थर्ड पे है मेमोरी यानी कि स्मृति, आपके दिमाग की हार्ड डिस्क। अब अगर मेमोरी अच्छी नहीं होगी तो आप गजनी के संजय सिंघानिया बन जाओगे। हर 15 मिनट में भूल जाओगे कि मैंने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया था। चौथा जो है इमेजिनेशन, कल्पना। आंखें बंद करके सपने देखना। जैसे अभी आप इमेजिन कर रहे होंगे कि मेरी सरकारी टीचर की जॉब लग जाएगी, पहली सैलरी आएगी तो मैं क्या क्या खरीदूंगा या खरीदूंगी, ये इमेजिनेशन है। पांचवी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। जब लाइफ में या एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन सामने आए और आपका दिमाग जुगाड़ लगाकर या फॉर्मूला लगाकर उसे सॉल्व कर दे, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सिक्स जो है डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण। एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मतलब बैठे हो, सामने चार ऑप्शन हो ए बी सी डी, जब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है, आपके दिमाग का क्या करना है, इस्तेमाल करने का करके क्या करना है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। और यही तो है डिसीजन मेकिंग। ये तो ये सारे 6 पॉइंट आपके दिमाग के वो हथियार हैं जो उम्र के साथ साथ पहने मतलब शार्प होते जाते हैं। और एक टीचर को पता होना चाहिए कि किस उम्र के बच्चे का दिमाग कितना चला सकता है। समझ में आया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा खेल? तो चलिए अब आगे की डोमेन की तरफ छलांग लगाते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर अब आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या ये सॉफ्टवेयर एक ही दिन में अपडेट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जरा स्लाइड के लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पॉइंट्स लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। ठीक है, वो चीज हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है, डेवलप इन अ सिस्टमैटिक एंड सिक्वेंशियल मैनर, व्यवस्थित और क्रमबद्ध। इसका मतलब क्या है? भाई ऐसा थोड़ी है कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ और नर्स से बोला सिस्टर जरा यूपी टेट केबीएस या कोई प्रीवियस ईयर पेपर देना, मैं सॉल्व करूंगा। नहीं ना, दिमाग का विकास एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। पहले बच्चा आवाजों और चेहरे को पहचानता है, बोलना सीखता है, फिर एबीसीडी पढ़ता है,
तब स्टेप बाय स्टेप चीजें करता है, तब जाकर वो मैथ के टफ फॉर्मूले सॉल्व कर पाता है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दूसरी चीज क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मैचुरेशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, परिपक्वता और अधिगम से प्रभावित। इसका मतलब क्या है, इसे ऐसे समझिए, मैचुरेशन जो है आपका मोबाइल का हार्डवेयर है जो उम्र के साथ खुद ब खुद पकता, मतलब बड़ा होता है, और लर्निंग उसमें डाले गए एप्स हैं। जब तक दिमाग का हार्डवेयर जो है अपग्रेड नहीं होगा तब तक आप उसमें कोई हाई लेवल पढ़ाई के एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। एक 2 साल के बच्चे को आप क्वांटम फिजिक्स नहीं रटा सकते क्योंकि उसका जो दिमाग है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट जो है, क्लोजली रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सोशल डेवलपमेंट, भाषा और सामाजिक विकास से संबंधित। ये बहुत जरूरी है, जरा सोचो, आप अपने दिमाग में जो सोचते हो वो किससे सोचते हो, भाषा से ही ना। बिना भाषा के विचार कैसे आएंगे, भाषा कहाँ से आती है, समाज से आती है। इसीलिए अगर बच्चे का समाज में इंटरेक्शन कम है, ठीक है, तो मतलब इंटरेक्शन कम है या भाषा की पकड़ कच्ची है, तो उसका दिमागी विकास जो है वो भी स्लो हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सबसे दमदार हिस्से पर। नीचले वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की भूमिका। तो सबसे पहली भूमिका जो है, उसका पहला जो काम है टीचर का, वो देख लेते हैं। पहला काम जो है हमारा वो क्या है, इनकरेज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, समालोचनात्मक और रचनात्मक सोच। बच्चे को रोबोट नहीं बनाना है, उन्हें रटा रटाया ज्ञान मत दो, उनसे पूछो अगर आसमान नीला नहीं होता तो कैसा होता। उन्हें सोचने पर मजबूर करो, उनके अंदर के जुगाड़ू दिमाग को बाहर लाओ। दूसरा जो है, यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी समस्या समाधान आधारित। सिर्फ थ्योरी मत बताइए क्लास में। अगर ग्रेविटी पढ़ानी है तो क्लास में एक पेन गिरा कर दिखाओ, उन्हें खुद करके सीखने दो, यानी लर्निंग बाय डूइंग करवाओ। तीसरा जो है, प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सार्थक शिक्षण अनुभव। इसका क्या मतलब है, अब फिल्म तारे जमी के ईशान अवस्थी को याद कर लीजिए। बाकी टीचर उसे डफर समझते थे क्योंकि वो रट नहीं पाता था, लेकिन आमिर खान ने क्या किया, उसने पढ़ाई को ईशान के लिए सार्थक बना दिया, मतलब मीनिंगफुल बना दिया। उसकी कला, उसकी पेंटिंग के जरिए उसे अक्षर सिखाए। और खासकर वो लोग जो स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जाने की तैयारी करें, उनके लिए ये पॉइंट ब्रह्मास्त्र है। हर बच्चे का दिमाग अलग है, उनकी ज़रूरत अलग है। ठीक है। हमें अपने सिलेबस और पढ़ाने का तरीका क्या करना है, ऐसा अपडेट करना है वो बच्चों की रियल लाइफ से जुड़ सके। तभी तो हम बनेंगे एकदम रैंचो और निकुम सर वाले लेवल के टीचर। क्या बोलते हो? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कोई इमोजी ड्रॉप कर दो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी कि भाषाई विकास की। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो कोई अलग से डोमेन नहीं था। बिल्कुल सही। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो है इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक सुपर पार्ट मानते हैं, क्योंकि बिना भाषा के दिमाग चलेगा कैसे, है ना। चलिए इसे डिकोड करते हैं। स्लाइड पर डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। प्रोसेस टू एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी भाषा को सीखना, समझना और संचार के लिए उपयोग करना। यानी भाषा को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उसे सीखना है, समझना है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए यूज करना है। इसे आमिर खान की मूवी पीके से समझते हैं। याद है जब पीके दूसरे गोले से धरती पर आया था, तो उसे कोई भाषा नहीं आती थी, वो लोगों के हाथ पकड़कर बातें समझने की कोशिश करता था। उसने क्या किया, उसे समाज में रहकर भोजपुरी भाषा सीखी। और उसका वो आइकॉनिक अच्छा वाला जो डायलॉग है वो याद है ना, एक अच्छा का मतलब ओ ऐसा क्या, दूसरे अच्छा का मतलब तू मुझे सिखाएगा। इसका मतलब भाषा को सिर्फ सीखना ही नहीं, उसे अंडरस्टैंड किया और सही टाइम पर यूज किया। यही तो है प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जरा इसकी विशेषताओं को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, पीयर्स एंड सोसाइटी, यानी पारिवारिक और सामाजिक मेल जोल से। इसका मतलब क्या है, बच्चे कोई पैदा होते ही व्याकरण की किताब लेकर नहीं आते, वो एकदम तोते की तरह होते हैं। घर में मम्मी पापा जो बोलते हैं बच्चा वही कॉपी पेस्ट करता है।
अगर घर में सब आप बोलकर बात करते हैं तो बच्चा भी वही तमीज से बोलेगा, है ना। अगर बड़ा भाई दोस्तों के साथ कोई स्लैंग यूज कर रहा है तो बच्चा उसे सबसे पहले कैच करेगा। ये सब इंटरेक्शन का कमाल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, यानी संस्कृति और पर्यावरण से प्रभावित। अब एक यूपी के बच्चे को बचपन में अमेरिका में छोड़कर देख लो, क्या वो बड़ा होकर अवधी या ब्रज भाषा बोलेगा? बिल्कुल नहीं, वो एकदम फराटेदार अमेरिकन इंग्लिश सीखेगा और बोलेगा, क्योंकि भाषा पूरी तरह से आपके आसपास के माहौल यानी इन्वायरमेंट की देन है। तीसरा पॉइंट जो है और सबसे तगड़ा पॉइंट है, क्लोजली रिलेटेड टू इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? भाषा का सीधा जो कनेक्शन है वो आपके दिमाग और दिल से है। जरा सोचो, आप दिमाग में जो सोचते हो वो किसी ना किसी भाषा में ही तो सोचते हो, है ना। इमोशनल कनेक्शन कैसे होता है? एक 2 साल के बच्चे को इमेजिन कीजिए, जिसे बहुत तेज भूख लगी लेकिन उसे बोलना नहीं आता कि मम्मी खाना दो, तो वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेट होकर जमीन पर लोटेगा, चीजें फेंकेगा और रोएगा। लेकिन जैसे ही उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, वो रोने के बजाय सीधे बोल देता है मुझे भूख लगी। मतलब भाषा ने उसके गुस्से को कंट्रोल करना सिखा दिया। तो गुरु, ये थे हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसे नोट्स में जरूर ऐड कर लेना, एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है। आप पक्के वाला, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब बढ़ते हैं PCSE के फॉर्मूले के तीसरे और सबसे धांसू पिलर पे, जो है सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। तो यहाँ पर, अब भाई इंसान एक सोशल एनिमल है। हम किसी जंगल में अकेले तो रहते नहीं है। ठीक है। स्लाइड पर डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड इंटीग्रेट विथ सोसाइटी। सिंपल भाषा में बोलूँ तो समाज में आपका उठना बैठना कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसे घुलते मिलते हो। अब जरा स्कूल या कॉलेज के दिन याद कीजिए। क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होता था जो पूरी यूनिवर्सिटी को जानता था, कैंटीन वाले भैया से लेकर गार्ड अंकल तक सबसे उसकी बातचीत होती थी। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा होता था जो लास्ट बेंच पर चुपचाप बैठकर सिर्फ अपना लंच बॉक्स खत्म करता था, किसी की बात नहीं करता था। ये जो लोगों से कनेक्ट करने की, दोस्ती बनाने की और समाज के रूल्स को समझने की कला है ना, यही है आपका सोशल डेवलपमेंट। अब जरा हरे वाले बॉक्स पर नजर डालिए, यहाँ पर है रोल ऑफ टीचर, लैंग्वेज एंड सोशल। शिक्षक की भूमिका क्या है लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट में? तो सब बच्चे स्कूल में सिर्फ किताबी कीड़ा बनने तो आते नहीं है। एक टीचर होने के नाते हमें उनका सोशल और लैंग्वेज दोनों का विकास करना है। कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट जो है, इनकरेज ग्रुप वर्क्स एंड कोऑपरेशन, यानी समूह कार्य और सहयोग को प्रोत्साहन करना। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले, क्लास में बच्चों को सिर्फ सिंगल सिंगल बेंच पर मूर्ति बनाकर मत बिठाओ, उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट से दो। जब आप हंसोगे कि मैम ग्रुप प्रोजेक्ट में तो बच्चा सारा काम करता है, बाकी 3 सिर्फ अपना नाम लिखवाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसी बहाने वो साथ बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, टीम में काम करेंगे और सीखेंगे, है ना। दूसरा जो पॉइंट है, टीच रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड डिसिप्लिन, आदर और सहनशीलता। इसका मतलब क्या है? आजकल सहनशीलता की बहुत कमी है। मान लो क्लास में बच्चों की किसी टॉपिक पर बहस हो गई, एक को विराट कोहली पसंद है, दूसरे को रोहित शर्मा। तो एक टीचर के तौर पर उन्हें ये सिखाना है कि भाई अपनी पसंद बिल्कुल रखो, लेकिन दूसरे की पसंद की भी रिस्पेक्ट करो। बात बात पर कॉलर पकड़ कर लड़ना नहीं है, इसे कहते हैं टॉलरेंस और डिसिप्लिन। तीसरा जो पॉइंट है, प्रमोट मोरल एंड सोशल वैल्यूज, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। लंच ब्रेक में अगर किसी बच्चे के पास टिफिन नहीं है तो बाकी बच्चे को अपना खाना शेयर करना सिखाओ। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसे थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, तो पूरी क्लास को ये सिखाओ कि कैसे उसकी मदद करनी है, उसे अपने गेम्स में शामिल करना है, ना कि उसे अलग थलग महसूस कराना है। यही तो है असली सोशल वैल्यू जो एक टीचर दे सकता है। तो क्लियर हुआ सोशल डेवलपमेंट का पूरा फंडा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर।
तो एजुकेटर्स फाइनली हम आ गए हैं अपनी PCSE के आखिरी लेटर पर, यानी कि ई पर इमोशनल डेवलपमेंट पर, सांवेगिक विकास पर। अब ये इमोशन यानी संवेग होते क्या हैं? आपकी फीलिंग्स, प्यार, गुस्सा, डर, जलन। ठीक है, जरा सोचिए, जब आप 3 या 4 साल के थे, आपको मेले में कोई खिलौना नहीं मिलता था, तो आप क्या करते थे? जमीन पर लेट लेट कर रोते थे ना, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते थे। पर आज अगर आपको एप्पल का नया आईफोन नहीं मिलता, तो आप क्या रिलायंस डिजिटल के फर्श पर लेटकर जोर जोर से रोते हो? बिल्कुल नहीं। आप मन मसोस कर रह जाते हो, ये सोचते हो चलो EMI पर ले लेंगे, है ना। बस बचपन के उस जमीन पर लौटने से लेकर आज के इस EMI वाले लॉजिक तक का जो सफर है, वही है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। तो विभिन्न संवेगों का विकास यानी हाउ डिफर इमोशनल ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये समझ में आ गया कि कैसे बचपन से लेके अब तक आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया है। दूसरी लाइन है लर्निंग टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस, रेगुलेट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना। मतलब अपनी भावनाओं को सही टाइम पर, सही जगह पर और सही तरीके से एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना। इसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी से समझते हैं, मुन्ना भाई MBBS। आप सभी ने देखी होगी। ठीक है। उसके जो डॉक्टर थे अस्थाना, याद है? वो मैंने ईरानी। जब भी मुन्ना भाई कोई कांड करता था, डॉक्टर अस्थाना को भयंकर गुस्सा आता था। वो क्या करते थे? किसी को पीटते नहीं थे, बल्कि जोर जोर से हंसने लगते थे, हा 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 करके ना। वो क्या था? लाफ्टर, उनकी लाफ्टर थेरेपी थी। उनका इतना भयंकर क्रोध को कंट्रोल यानी रेगुलेट करने का तरीका था। यही होती है इमोशनल मैच्योरिटी। अब जरा इस स्लाइड पर सबसे VIP हिस्से पर फोकस कीजिए, जिस पर लाल कलर का चमकता सितारा लगा हुआ है। GB वॉटसन थ्योरी, जन्म से 3 भावनाएं इन्होंने बताई है। चिल्ड्रन हैव 3 इमोशन बाय बर्थ, इसका मानना है, JB वॉटसन का मानना है। तो वॉटसन भाई साहब ने एक बहुत पते की बात कही है। इन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो वो इमोशंस के मामले में एकदम कोरी स्लेट नहीं होता है। जन्म से ही उसके अंदर 3 इनबिल्ट भावनाएं होती हैं। और इसे याद रखने के लिए इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है? FAL। F फॉर फेयर यानी भय, A फॉर एंगर और L फॉर लव यानी फियर, एंगर और लव, भय, क्रोध और प्रेम। चलिए इन तीनों को डिकोड करते हैं। फियर देख लेते हैं सबसे पहले। एक न्यूबॉर्न बच्चे के पास जाकर अचानक जोर से ताली बजाओ या कोई बर्तन गिरा दो, वो तुरंत चौंक कर जाएगा और डर जाएगा। ये भय उसके अंदर पैदाइशी होता है। दूसरा जो है A से एंगर, क्रोध। बच्चे के मुंह से बोतल खींच लो, उसके हाथ पैर जबरदस्ती कस के पकड़ लो, कैसे देखो कैसे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और वो रोने लगेगा, वो उसका गुस्सा है। L से लव यानी प्रेम। जब माँ बच्चे को प्यार से सीने से लगाती है और सहलाती है, तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है और कभी कभी मुस्कुराता भी है, ये है प्यार। तो बस ये FAL वाला याद रखना। हम सब दुनिया की में ये बस ये मतलब हम क्या करते हैं, हम सब दुनिया में बस ये 3 इमोशन लेकर आते हैं। बाकी सारी फीलिंग्स, जैसे पड़ोसियों की नई कार देखकर जलन होना या दोस्तों से ज्यादा नंबर आने पर जलन होना, ये सब बड़े होकर इस दुनिया रूपी समाज से सीखते हैं। तो क्या मस्त थ्योरी है ना वॉटसन की, एकदम क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो वॉटसन भाई साहब का FAL यानी फियर, एंगर, लव तो हम जन्म से लेकर आए हैं। क्या हम जीवन भर उसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं? नहीं ना। तो जरा लेफ्ट साइड पर कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट के की पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं, इमोशन चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र के साथ बदलती है। मतलब इसका क्या है? याद करो बचपन में वो दिन जब टीवी के रिमोट के लिए भाई बहन के साथ WWE वाली फाइट होती थी, हो जाती थी, रो रो कर घर सिर पर उठा लेते थे। लेकिन आज अगर भाई रिमोट ले ले, तो आप क्या करते हैं? चुपचाप आपका फोन निकालते हो, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लगते हो, है ना, लड़ाई खत्म। मतलब उम्र और अनुभव के साथ
आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है आपका बदल जाता है। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, स्कूल एंड इन्वायरमेंट। आपके इमोशन कैसे हैं, आप किससे प्रभावित होते हो? फैमिली, स्कूल और इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हो। आपके इमोशन कैसे होंगे? ये आपके आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। अगर घर में दिन भर सास बहू सॉरी, अगर घर में दिन भर सास बहू की सीरियल्स वाला क्लेश चल रहा है, सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है, तो अगर घर में दिन भर सास बहू वाला क्लेश चल रहा है तो तो क्या होता है, तो बच्चा भी चिड़चिड़ा और अग्रेसिव हो जाता है। अगर घर में हंसी मजाक का माहौल है तो बच्चा भी चिल रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है, हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास। ठीक है, जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने आप आसमान छूने लगता है। स्टेज पर पहली बार माइक पकड़ते समय जो हाथ कांपते हैं, अगर आपने उस डर को कंट्रोल कर लिया तो अगली बार आप सीधा स्टेज पर आग लगा दोगे, है ना। अब आते हैं सबसे अहम रोल पर। इस पिंक वाले स्टिकी नोट को ध्यान से देखिए, इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रोल ऑफ टीचर। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, वो देख लेते हैं। खासकर जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जहां हर बच्चे की ज़रूरत और भावनाएं अलग है, तो हमारा रोल सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना नहीं होता है। पहला रोल जो है, क्रिएट अ सपोर्टिव एंड सेफ क्लासरूम, सुरक्षित और कक्षा का वातावरण क्रिएट करना। ठीक है, क्लास में गदर का सनी देओल बनकर नहीं घूमना है कि बच्चा सवाल पूछने से ही काफी। क्लास का माहौल ऐसा सेफ होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गलत जवाब दे तो बाकी बच्चे उस पर हंसे नहीं, उसे फील हो कि हाँ यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा। दूसरा जो है, इनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति। कई बार बच्चा बोलकर अपनी बात कह नहीं पाता है। अगर कोई बच्चा उदास या गुस्से में है, उसे डांटो मत, उसे ड्राइंग करने दो या कोई गेम खेलने दो, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का एक हेल्दी चैनल दो। ठीक है, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्प स्टूडेंट मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशन, तनाव और प्रबंधित करने में मदद। आजकल बच्चों में एग्जाम का भयंकर स्ट्रेस है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे याद है ना? उस फिल्म से हमने क्या सीखा था कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, पास हो या फेल हो, जिंदगी सबसे बड़ी है। एक टीचर के तौर पर हमें बच्चे को यही समझाना है कि नंबर कम आ गए तो दुनिया खत्म नहीं होगी। उन्हें उस स्ट्रेस, उस फेलियर को डर से मतलब उसका जो डर है उससे मैनेज करना है। तभी तो हम सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि उनके मेंटोर कहलाएंगे। सही कहा ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ मतलब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मतलब पीसीएसई जो है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल बताया था, ये नया टॉपिक कहाँ से आ पड़ा? तो भैया पहले ही मोरल डेवलपमेंट जो है मेन 4 पिलर में आता था। मोरल डेवलपमेंट जो है वो किस में आता था? मेन 4 पिलर में आता था। लेकिन सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा तगड़ा बोनस ट्रैक है, और यहाँ से सीटेट और केबीएस में सीधे, यूपीटेट में या फिर किसी चीज में सीधे सवाल आ सकते हैं। तो जरा इस स्लाइड के राइट साइड में बने हुए डायग्राम को देखिए। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर रोड है, ठीक है, डायरेक्शन है राइट और लेफ्ट। ये आपकी हमारी पूरी जिंदगी है इसी चौराहे पर खड़ी है ना। डेफिनेशन भी ये कह रही है, तो डेफिनेशन देख रहे हैं, सही और गलत के बीच अंतर कर, मतलब लर्निंग इज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच अंतर करना। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो हम सब ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस किया है। मान लो फाइनल एग्जाम चल रहा है, इन्विजिलेटर क्लास के बाहर पानी पीने गया है, तभी पीछे से आपका जिगरी दोस्त फुसफुसाता है, भाई बस फोर्थ वाले एमसीक्यू का आंसर दिखा दे वरना मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी मम्मी घर से निकाल देंगी। अब आपके अंदर एक धर्म संकट शुरू होता है। दिमाग कहता है चीटिंग कराना गलत है, रूल्स के खिलाफ है, लेकिन दिल कहता है अबे अगर जिगरी यार है इसके लिए रूल्स नहीं तोड़ूंगा तो क्या फायदा ऐसे दोस्ती का, है ना।
ये जो आपके अंदर का जज साहब उस टाइम फैसला सुनाता है, यही तो है आपका, यही तो है मोरल डेवलपमेंट, है ना। अब स्लाइड के की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बिगिन इन चाइल्डहुड कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ, इसका मतलब क्या है, मतलब बचपन से शुरू होकर बुढ़ापे तक चलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे इथिकल वैल्यूज यानी हमारे नैतिक मूल्य और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेच्योर होती है। रात के 2 बजे अगर सड़क खाली है, कोई पुलिस वाला नहीं है, फिर भी आप रेड लाइट पर अपनी स्कूटी रोकते हो, तो मतलब आपका नैतिक विकास जो है एकदम टॉप लेवल का है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। यहाँ पर रोल ऑफ टीचर दिया हुआ है। ठीक है, हम टीचर सिर्फ सिलेबस को पूरा कराने की मशीन नहीं है। पहला इसमें लिखा है टीच वैल्यूज, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, बच्चे को ईमानदारी और सम्मान सिखाना। दूसरा है इनकरेज मोरल डिस्टिंग्विश एंड डिबेट्स, इसका मतलब क्या है, क्लास में बच्चे को डिबेट कराओ, उनसे पूछो रॉबिन हुड अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था, तो क्या वो हीरो था या चोर, ऐसे सवाल उनके से उनका दिमाग खुलेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट है एक्ट एज मोरल रोल मॉडल, नैतिक आदर्श। अब भैया आप खुद क्लास के पीछे बैठकर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हो और बच्चे को लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो कि बेटा मोबाइल फोन एक श्राप है, इससे दूर रहो, तो क्या बच्चा आपकी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, है ना। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बोलते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। आपको उनके लिए क्या करना है, एक रोल मॉडल बनना है ना। चौथा जो है यूज रियल लाइफ स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानियां हो या एपीजे अब्दुल कलाम सर के रियल लाइफ किस्से, कहानियों की जो मोरल वैल्यूज दिमाग में छपती हैं वो दुनिया की कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती। तो टीचर्स, आदर्श शिक्षकों, समझ में आ गया मोरल डेवलपमेंट का पूरा खेल, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने है। तो आप अपनी नींद भगाओ और स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई आम स्लाइड नहीं है, ये क्या है, हमारी प्रीवियस एग्जाम इंसाइट यानी कि किसी भी टीचिंग एग्जाम का ब्रह्मास्त्र है। इस एक स्लाइड से पेपर में सीधे सवाल छपते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस एग्जाम इंसाइट यानी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। तो जरा लेफ्ट साइड वाले मस्ट रिमेम्बर को ध्यान से देखिए, यहाँ मस्ट रिमेम्बर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। चलिए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट इज क्रूशियल बिकॉज इट heavily influence social and cognitive development, all domains are interrelated। इसका मतलब क्या है, ये तो हमने पहले ही डिकोड कर लिया है ना, पेट दर्द वाला एग्जांपल याद है। अगर पेट में दर्द है ना तो दिमाग चले ना चले मतलब नहीं चलेगा ना, किसी से बात करने का मन करेगा, गुस्सा तो सातवें आसमान पर जाएगा, मतलब एक में गड़बड़ तो पूरा सिस्टम गड़बड़, है ना। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर ये समझ में आ गया। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, ये बहुत भारी शब्द लग रहा है ना, लेकिन इसका फंडा एकदम सिंपल है। इसका मतलब है विकास हमेशा सेंटर से बाहर की ओर होता है। ठीक है भाई, जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, उसका दिल बनता है, रीढ़ की हड्डी बनती है यानी बॉडी का सेंटर, उसके बाद में हाथ पैर और सबसे आखिर में उसकी उंगलियों का विकास होता है। इसलिए छोटा बच्चा पहले पूरी हाथ से चीजें पकड़ता है और बाद में उंगलियों से, इसे रट लेना, ये एग्जामिनर का फेवरेट होने वाला है। तीसरा जो है इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग फॉल अंडर द कॉग्निटिव डोमेन्स। ये सब कहाँ आते हैं, सीधा हमारे भेजे में यानी कॉग्निटिव डोमेन में, जहां भी दिमाग लगाने वाला काम दिखे, चाहे वो सीआईडी के लॉजिक लगाना हो या मैथ सॉल्व करना, सीधा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर टिक मार देना। चौथा पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट्स अकर्स इन अ ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर बट रेट्स वेरी पर इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि पैटर्न सबका सेम होता है। बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा फिर खड़ा होगा, लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग होगी। क्लास का वो लड़का जो 8th क्लास में ही खंबे जितना लंबा हो गया और बाकी सब छोटे रह गए, याद आ गया, बस यही वो पॉइंट है। ठीक है, और पांचवा जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। अंडर नरिशमेंट फिजिकली इम्पैक्ट आ चाइल्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज।
अब एक बात बताओ, अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि चलो बच्चों आज हम आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ेंगे, तो क्या आपके पल्ले कुछ पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अगर बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसका शरीर कमजोर होगा, तो उसका असर कहाँ जाएगा? सीधा कॉग्निटिव एबिलिटी पर जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेटर या जनरल टीचर होने के नाते हमें इस बात का बहुत खास ध्यान रखना होता है। अब आ जाते हैं इस पीले बॉक्स पर, क्विक रिकैप पर, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है, लार्ज मसल्स यानी कि सिमरन का ट्रेन के पीछे दौड़ना। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि स्मॉल मसल्स, यानी कि उंगलियों से ओएमआर शीट के गोले भरना या आईलाइनर लगाना। और तीसरा जो है वॉटसन इमोशन, आपने FAL पढ़ा था, फियर, एंगर और लव। जन्म से ये 3 मिलने वाले गिफ्ट्स जो हैं फ्री में मिलते हैं, वो क्या है? फियर, एंगर और लव। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फ्यूचर टीचर्स या बन चुके टीचर या बनने वाले हैं आप। थ्योरी में जो हमने तो बहुत पढ़ ली, ज्ञान का भंडार ले लिया, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब है। तो यहाँ पर क्या करना है? ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन टिक लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज आपको समझा देती हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर डॉट 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 बिफोर अचीविंग द कैपेसिटी टू यूज डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है? यानी शारीरिक विकास के मामले में बच्चे डैश का उपयोग करते हैं, पहले डैश हासिल कर लेते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी फिर से दोहरा देती हूँ, यानी शारीरिक विकास के मामले में बच्चे डैश 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 का उपयोग करते हैं, पहले डैश 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 हासिल कर लेते हैं। अब ऑप्शन को देखो, क्या याद आ रहा है? मैंने वो DDLJ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, सिमरन का पहले ट्रेन के पीछे दौड़ना और फिर बाद में उंगलियों से हाथ पकड़ना। या फिर वो छोटा बच्चा जो पहले पूरे हाथ से बॉल को दबोचता है, फिर बाद में उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? हमेशा बड़ी मसल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, हमेशा क्या होता है? बड़ी मसल्स से होती है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मसल्स। ठीक है, हमेशा एक ये चीज देखी थी सीक्वेंस, ग्रॉस मोटर स्किल्स से स्टार्ट होती है और फाइन मसल्स तक जाती है। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स ये गलत है। लैंग्वेज, एनालिटिकल रीजनिंग ये भी गलत है। ठीक है, अब मतलब विकास का हमेशा जो क्या होता है, बड़ी मसल्स से छोटी मसल्स की तरफ चलता है। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन 2 कहता है इसमें जो है फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। अरे नहीं भाई, ये उल्टा बोल रहे हैं। और 3 जो है वो लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा जो है एकदम 100% सही है। जिसके दिमाग में ये आंसर पहले से आ गया था वो खुद की पीठ थपथपा लो। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, असर्शन है, चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड। रीजन है, ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। चलिए इसको एक बार, इन सवालों को देखते ही आधे स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं कि यार ये क्या बवाल आ गया। लेकिन डरने का नहीं, आपकी मैम है ना, एक मस्त ट्रिक बताती हूँ। असर्शन जो है यानी कथन को पढ़ते हैं, तो यानी कुपोषित होने पर बच्चे सही से नहीं सीख पाते हैं। अब बताओ, क्या ये बात बिल्कुल 100% सच है ना? पिछले स्लाइड में ही तो बात की थी, अगर पेट में चूहे कबड्डी खेलेंगे तो दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी? मतलब ए ट्रू है। ठीक है, ए जो है वो क्या है? सही है। अब रीजन देख लेते हैं। आर जो है क्या कहता है? ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। विकास के सभी पक्ष जो है परस्पर संबंधित हैं। क्या ये सच है? एकदम सच है ना। PCSE सब आपस में जुड़े हुए हैं। पेट दर्द होगा, फिजिकल तो पढ़ाई क्या है? कॉग्निटिव होगी। तो आर भी जो है वो ट्रू है। अब आता है मास्टर स्ट्रोक, इन दोनों के बीच एक शब्द लगा दो, क्योंकि क्या क्या लगाना है आपको? क्योंकि। अब इसे एक साथ पढ़ो। ठीक है, कि बच्चा भूखे होने पर पढ़ नहीं पाते क्योंकि विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। यानी
फिजिकल प्रॉब्लम ने कॉग्निटिव को डिस्टर्ब कर दिया। क्या ये लॉजिक सेट हो गया? बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ना। कारण क्या है? अब यहाँ पर जो है कारण क्या, बिल्कुल आर जो है यहाँ पर पूरी तरह से कथन ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब इसमें देखो कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए है, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, इज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? तो बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, ऑप्शन ए पर टिक मारना है। तो यहाँ पर एक नंबर सॉलिड पक्का। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? अगर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल गया है, तो कॉन्सेप्ट मक्खन की तरह और क्लियर हो गया है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आज इस मिनी टेस्ट में आपके कितने आंसर सही हुए। वैसे 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, हर उसमें मैं 2 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लास्ट। तो लास्ट स्लाइड फ्यूचर टीचर्स हमारे सामने है। फाइनली आ गए हैं आज की क्लास की एंड पर। स्क्रीन पर 2 लाइनें लिखी हैं, कीप ग्रोइंग और कीप लर्निंग। इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपनी जिंदगी में उतारना है। भाई बच्चों का डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक टीचर होने के नाते हमारा दिमागी विकास भी हमेशा ऑन रखना है। मतलब अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या करना है, हमेशा ऑन रखना है। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। वरना कोई भी एग्जाम जो है, एग्जाम हॉल में जाकर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का हमने रट्टाफिकेशन से हटकर ये जो रियल लाइफ वाले कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उससे उसने आपके दिमाग की बत्ती जरूर जलाई है। अगर आज की क्लास में आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है और बोरियत छू मंतर हो गए, तो भैया कंजूसी बिल्कुल मत करना। नीचे जो अंगूठे का निशान है, ठीक है, दिख रहा है, उसे फटाफट लाइक कर दो। और लाइक ही मेरा मोटिवेशन का बॉर्नवीटा है। और हाँ, उन दोस्तों के साथ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो अभी भी मोटी मोटी किताबों में सर खपा रहे हैं और रट रहे हैं। कर भला तो हो भला वाली मोरल वैल्यू याद है ना। अब सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने इस प्यारे से परिवार का अगर हिस्सा नहीं बने हैं, तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबा लीजिए। चैनल का नाम स्पेशल एजुकेशन नीड्स है, जहां हम स्पेशल एजुकेशन और पेडागोजी को बनाते हैं एकदम सिंपल, मजेदार और आपके लिए एकदम रिलेटेबल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे बहुत जल्द एक नए धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।